गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम पी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्माण से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का निर्माण, जिसका हम टॉपिक कर रहे थे भारतीय समाज में विविधता। तो इसके हम पॉइंट्स कर चुके थे 2, भौगोलिक दिशाओं की विभिन्नता। सबसे पहला जो पॉइंट हमने किया था भौगोलिक दिशाओं में विभिन्नताएं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये किया था कि भारत का जो आकार है, उसका क्षेत्रफल है, वो काफ़ी बड़ा विस्तृत है, जो रूस को छोड़कर समस्त यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का 20 गुना है। ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का 20 गुना है। इतने बड़े देश में यदि भौगोलिक विभिन्नता होती है तो वह अस्वाभाविक नहीं बल्कि स्वाभाविक होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इसके संबंध में अपने विचार रखे थे कि जो भारतीय समाज में जो राष्ट्रीय एकीकरण दिखाई देता है वो ईंट चूने पत्थर या छेनी से नहीं किया जा सकता, बल्कि वो होता है किससे, कौन से मार्ग से होता है वो होता है मस्तिष्कों और हृदय में जो मुख भावना विकसित होती है, वो उससे हम जो है राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को विकसित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था धार्मिक विभिन्नताएं। धार्मिक विभिन्नता, अलग अलग धर्मों के जातियों के लोग बस रहे हैं भारत में। तो बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सब अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कोई भी दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है और कोई भी दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, मानवीय परोपकार करना, यानी सभी मानवों के हित में कार्य करना। क्या होता है, सभी धर्मों का कार्य एक ही होता है, परोपकार की भावना को विकसित करना, परोपकार की भावना विकसित करना। ठीक है, तो सभी धर्मों का यही उद्देश्य होता है। इसीलिए जितने भी अनुयायी, धार्मिक अनुयायी भारत में आकर बसे हैं, सबका एक ही उद्देश्य रहा है कि सभी जो ऐसे विकलांग लोग हैं, अक्षम बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने में असमर्थ हैं, उनकी किसी न किसी तरह से सहायता की जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और आगे चलकर अपना भविष्य सुधार पाएं। तो धार्मिक विभिन्नताओं में भी जो है एकीकरण लाने की बात की गई है। तो भारतीय समाज में जो विविधता है उसको किस तरह से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है, वो धार्मिक विभिन्नता में भी दिखाई देता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे सांस्कृतिक विभिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता, देखिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष है उसमें अनेक प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हर तरह के लोग यहाँ बस रहे हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, बोली अलग है, सबकी आर्ट कला अलग है, साहित्य अलग है। तो इसको इस नज़रिए से देखें कि सभी तरह के लोग भारत में बस रहे हैं, लेकिन उनमें फिर भी एक समायोजन की भावना है, एक सामंजस्य उनमें बना हुआ है, एक तालमेल बना हुआ है। अन्यथा भारत में अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह के धर्म जो वर्षों से रह रहे हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं और अभी तक उनमें इतना एकीकरण की भावना उनमें विकसित हुई है और अब तक चलती आ रही है। तो उनमें ये फूट पैदा करने वाले काम कई होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वापस से तालमेल बैठ जाता है, वापस से एकीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें एकीकरण की भावना है, उनमें अंदर से ये भावना विकसित हुई है कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, एक साथ मिलकर विकास करना है। किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ या कोई भी अलग तरह का व्यक्ति है या कोई विकलांग है या कोई अक्षम है या किसी तरह से काम करने में उनसे बाधा आ रही है, तो हर तरह के व्यक्ति के साथ
किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल कर ही रहना है। क्योंकि भारत में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, ये बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इनमें सभी को एक साथ सम्मान दिया जाता है। मुसलमानों में ईद का त्यौहार मनाया जाता है तो भारतवर्ष में भी उसकी खुशी होती है कि आज मुसलमानों का ईद का त्यौहार है तो उस दिन हमें भी छुट्टी होती है, अवकाश होता है। तो क्यों है ऐसा, क्यों उनके भी त्यौहार हमें प्रिय लगते हैं और हमारे त्यौहार उनको प्रिय लगते हैं? क्योंकि एक अंदर से अपनेपन की भावना है, अपनापन का एहसास है जो आज भी हमारे दिलों में विद्यमान है, और जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, दूसरों के साथ मिलकर चलें। तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सांस्कृतिक विभिन्नताएं बनी हुई हैं, लेकिन उनमें भी क्या है, एकीकरण की भावना विद्यमान है। तो सब तरह के वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, बाइबल, सबका एक साथ सम्मान यहाँ पर किया जाता है। विविधता होते हुए भी समानता दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु की विभिन्नता। देखिए, जलवायु तो कई तरह की भारत में है। उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत जलवायु है, उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु, आर्द्र जलवायु। तो कई तरह की जलवायु पाई जाती है। अलग अलग तरह की जलवायु वाले प्रदेश हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ हर तरह की जलवायु के होते हुए, जैसे कि कई जगह पर, जैसे हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, वहाँ हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आज का जो टाइम है, जो मौसम है, वो उसमें हम कांपते हैं, ठंड लगती है, सर्द हवाएं चल रही हैं, सर्दियों का मौसम है, तो शीतलहर चल रही है लगातार। तो ये जो सर्द ऋतुओं का वर्चस्व होता है आज के मौसम में। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जो रेगिस्तान में जो गर्मी है वो भीषण रूप धारण कर लेती है। कोंकण और कोरोमंडल तट पर नमी और गर्मी ज़्यादा है। देखिए सर, जो राजस्थान की रेगिस्तान की गर्मी भीषण होती है, कोंकण और जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर नमी और गर्मी है। कौन से तट पर? कोंकण और कोरोमंडल तट पर क्या है? नमी और गर्मी, नमी व गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, राजस्थान गर्म भी ज्यादा रहता है, राजस्थान ठंडा भी ज्यादा रहता है, ये तो मानी हुई बात है। तो मालाबार की जो जलवायु है वो आर्द्र है। मालाबार की जो जलवायु है वो क्या है? आर्द्र है। ठीक है, और जो मालवा की, जो मालव पठार की साइड की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। मालव की साइड की जो मालव पठार की साइड, मालव पठार की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के प्रदेशों में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ये विभिन्नताएं भी पाई जाती है, जलवायु संबंधी विभिन्नताएं। ठीक है, तो इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सभी प्रदेशों में इन जलवायु के जो आर्द्रता है, शीत लहरें है, सब तरह की जलवायु को जो है सहन शक्ति मिलती है। तो इस जलवायु को जो है हर जगह पर अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब चलते हैं आगे। सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता, देखिए सामाजिक विविधता
भारत में समाज की दृष्टि से भी विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के समाज पाए जाते हैं। देखिए समाज भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि उनमें अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने समाज लोगों ने बना लिए हैं। तो परिवार अलग अलग हो गए हैं, जैसे पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी, अब एकाकी परिवार प्रथा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसी तरह से जैसे विवाह है, परिवार है, संपत्ति है और सामाजिक जीवन में जो विविधताएं दिखाई देती हैं वो सब इसमें शामिल की जाती हैं। तो परिवार जो थे, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार प्रथा बिल्कुल ही खत्म हो गई, जॉइंट फैमिलीज मिलती हैं, आज भी संयुक्त परिवार प्रथा है, एकाकी परिवार प्रथा भी है। वहाँ कई परिवार जो है मातृवंशीय हैं, कई परिवार पितृवंशीय हैं, कहीं पर माता को महत्व दिया, प्रमुखता दी जाती है, कहीं पर पिता को प्रमुखता दी जाती है। तो आज के समय में वैसे तो कोई भेदभाव वाली भावना है नहीं, क्योंकि पिछले टाइम में क्या था कि जो माताएं थी उनको कम महत्व मिलता था, जो पिता था वो ही घर का मुखिया होता था, बड़े पिता थे वो ही मुखिया होते थे, उनके हाथ में सारे घर की बागडोर होती थी, उनके अकॉर्डिंग जो थी लेडीज चलती थी। लेकिन आज जो है दोनों मिलकर काम करते हैं, माता पिता दोनों एक साथ खड़े होकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो उन दोनों का जो कर्तव्य है वो समान है, उनके जो अधिकार हैं वो समान हैं, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव या कोई जो है डिफरेंस नहीं रखा गया है। दोनों को एक ही तरह के अधिकार मिले हुए हैं। माताएं भी हैं वो अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, जैसे कि उनके लिए जो भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है या किसी तरह का कोई उस पर जो है किसी तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती हैं। कई तरह के एक्ट बना दिए गए हैं इस संबंध में। तो ये जो सामाजिक विविधताएं हैं इनसे निपटने के लिए भी कोई ना कोई जो है उपाय किए गए हैं। परिवारों को, अलग अलग परिवारों को अपने अपना अलग अलग तरह का महत्व मिला हुआ है। मातृवंशीय परिवार भी हैं, पितृवंशीय परिवार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एकता की भावना भी दिखाई देती है, क्योंकि कुछ अपनी प्रॉब्लम समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों से अलग होना पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी विशेष वजह रही होती है जिसकी वजह से ये संयुक्त परिवार प्रथा एकाकी परिवार प्रथा में बदलती जा रही है। तो आज के समय में ये विविधताएं जो है अलग अलग तरह की देखने को मिलती हैं। आगे है प्रजातीय भिन्नताएं। प्रजातीय भिन्नताएं। भारतवर्ष को मूलतः प्रजातियों का एक अजायब घर कहा जाता है। देखिए, जहाँ भारत में बहुत नाटे कद और जैसे कि नाटे कद वाले निग्रेटो प्रजाति के लोग, कौन से? निग्रेटो, नाटे कद वाले निग्रेटो बोला जाता है उनको, नाटे कद वाले, ठीक है। वहीं अत्यंत लंबे कद वाले नार्डिक, लंबे कद वाले नार्डिक, ठीक है। तो ये नाम ध्यान में रखना, निग्रेटो नाटे कद वाले और नार्डिक लंबे कद वाले, ठीक है। तो ये दोनों तरह के लोग रहते हैं, दोनों तरह की प्रजातियां बसती हैं भारत में, ठीक है। पीले और भूरे रंग वाले जिनको क्या कहते हैं? मंगोल। पीले और भूरे रंग वाले, पीले और भूरे रंग वाले उनको क्या कहते हैं? मंगोल। ये भी एक प्रजाति है मंगोल, ठीक है। उसके बाद चॉकलेटी रंग वाले प्रोटो, चॉकलेटी रंग वाले प्रोटो, उनको कौन सी प्रजाति कहते हैं? प्रोटो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, चौड़े सिर वाले अल्पाइन,
चौड़े सिर वाले अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। और जो क्या है, चौड़े सिर वाले जो हैं, चौड़े सिर वाले अल्पाइन, क्या है, अल्पाइन। और लंबे सिर वाले भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों का निवास है। लंबे सिर वाले भूमध्य सागरीय, लंबे सिर वाले भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों का निवास स्थान है। कौन सा? भारत। ठीक है, तो इतनी प्रजातियां जो है भारत में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रजातियां आपको ध्यान में रखनी है और उसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है भाषा की भिन्नताएं। भाषा की भिन्नताएं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। पश्चिमी भाषाएं, पश्चिमी प्रदेश वाली भाषाएं, पूर्वी, जैसे कि पश्चिमी हिंदी की कई तरह की बोलियां हैं अपनी अपनी, पूर्वी हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे कि ब्रिज भाषा हो गई, ब्रिज भाषा हुई, बांगरू हो गई, खड़ी बोली हो गई। पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई। तो अलग अलग तरह की बोलियां जो है इसमें शामिल की जाती हैं। तो भारतवर्ष जो है अनेक बोलियों और अनेक भाषाओं का देश है। इसमें संस्कृतियां अलग हैं, धर्म अलग है, प्रजातियां अलग हैं, समाज भी अलग है, परिवार भी अलग है। तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अपने अपने मतों को मानते हुए सब एक साथ रह रहे हैं, समानता के साथ जी रहे हैं। और भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तरी भारत के पश्चिमी भागों में हिंदी के हिंदुस्तानी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली एवं बांगरू रूप देखने को मिलते हैं। जबकि पूर्वी भागों में, पश्चिमी भागों में जैसे कि पश्चिमी भागों में ब्रिज भाषा, बांगरू, कन्नौजी, ठीक है, ये भाषाएं होती हैं। और पूर्वी में जैसे कि अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। अलग अलग भाषाओं के साथ लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से भारतीय समाज में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की विभिन्नताएं होते हुए भी इनमें समानता लाने की कोशिश की गई है और इनको एक समान करने की चेष्टा की गई है, ताकि किसी भी तरह से इनमें किसी भी तरह से भेदभाव की भावना पैदा ना हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी का जो मैटर है उस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।